सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल। परीक्षा की तिथि को लेकर हो सकते हैं अहम फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के 95वें वार्षिक सम्मेलन और कुलपतियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, छात्रों के भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार उठा रही है व्यापक कदम। पीएम ने डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़ी 4 पुस्तकों का किया विमोचन। देश के संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर देश आज कर रहा है उन्हें नमन। राष्ट्रपति, पीएम, गृह मंत्री समेत गणमान्य हस्तियों ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। मोदी पीएम ने कहा, बाबा साहेब का समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए मिसाल। देश के 10 राज्यों में कोविड संक्रमण की स्थिति बेहद गंभीर। महाराष्ट्र में आज से सख्त प्रतिबंध। अगले 15 दिनों के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लागू। 11 अप्रैल से शुरू हुआ टीका महोत्सव आज होगा संपन्न। अब तक वैक्सीन की 11 करोड़ 11 लाख से ज्यादा खुराक दी गई। पश्चिम बंगाल में 5वें और अगले चुनाव चरण के लिए प्रचार अभियान दोपहर के बाद खत्म। राजनीतिक दलों के नेता कर रहे हैं धुआंधार चुनाव प्रचार। और खेल की खबरों में इंग्लिश क्लब चेल्सी और फ्रेंच टीम पेरिस सेंट जर्मन ने चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में बनाई जगह। चेल्सी ने FC पोर्टो को 2-1 से दी शिकस्त। उधर PSG ने अवे गोल के कारण हासिल की जीत। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CBSE बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री, सचिव और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि के मद्देनजर 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की आगामी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किए जाने की मांग तेज होने के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि उसने इस संबंध में अब तक कोई फैसला नहीं किया है। इससे पहले CBSE के अधिकारियों ने अभी तक की योजना में किसी भी तरह के बदलाव से इनकार किया और जोर दिया कि परीक्षा केंद्रों में 50% से अधिक की वृद्धि कर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है। परीक्षाएं 4 मई से शुरू होने वाली हैं। तो इस वक्त एक अहम बैठक प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और आला अधिकारियों के बीच चल रही है और निशांत सौरभ हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। निशांत, बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, जहां कोविड की चुनौती है वहीं छात्रों के भविष्य का भी सवाल है। बड़ा सोच समझकर ये तय करना होगा कि परीक्षा रद्द की जाए या आगे बढ़ाई जाए। जी रजनी, देखिए काफी महत्वपूर्ण परीक्षा होती है CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा होती है। और अगर बात करें तो दोनों बोर्ड परीक्षाओं में 30 लाख से भी अधिक छात्र शामिल होते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण परीक्षा है। और अमूमन जो नॉर्मली फरवरी के महीने में इन परीक्षाओं की शुरुआत हो जाती है, 15 फरवरी से शुरुआत हो जाती है। लेकिन चूंकि कोविड के मद्देनजर जो विशेष परिस्थिति बनी थी, क्योंकि पिछले साल पूरे वर्ष छात्रों की परीक्षा सामान्य तरीके से नहीं हो पाई, ऑनलाइन तरीके से परीक्षा हुई, तो ऐसे में छात्रों को राहत देने के लिए ही इस साल परीक्षाओं को विलंब से यानी मई महीने में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, ताकि छात्रों को सहूलियत हो और वो बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। तो 4 मई से परीक्षाएं होनी थी, 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होनी थी। लेकिन अभी जो फिलहाल परिस्थिति बन रही है उसमें आपको मालूम है कि लगातार कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में दिनों दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में लगातार ये मांग कई स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी आ रही थी, कई राज्यों की तरफ से भी ये मांग उठ रही थी कि इन परीक्षाओं को अभी की परिस्थिति में करवा पाना संभव नहीं है। तो ऐसे में कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में जहां काफी अधिक मामले आ रहे हैं, महाराष्ट्र में या दिल्ली में, और ऐसे कई राज्य हैं जहां पर काफी बड़ी संख्या में मामले आ रहे हैं कोरोना के। तो उन लोगों की भी मांग है कि परीक्षाओं को जो 4 मई से करवा पाना संभव नहीं है। और कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं को भी इसके मद्देनजर टाल दिया गया है। कई राज्यों ने अपने बोर्ड परीक्षाओं को 1 महीने या 2 महीने के लिए टाल दिया है, क्योंकि अभी परिस्थिति वैसी नहीं है कि परीक्षाओं को
फिजिकली यानी ऑफलाइन मोड में बिल्कुल। करवाया जा सके। तो इसी के मद्देनजर ऑनलाइन भी सोशल मीडिया पे भी कई लोग मांग कर रहे हैं, कई अभिभावकों की भी मांग है, कुछ छात्र भी उन्होंने भी कैंपेन चलाया है इसको लेकर। तो ऐसे में ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने भी खुद इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और यही वजह है कि आज शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव और सीबीएसई बोर्ड के तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और ये काफी अहम बैठक हो रही है जिसपे इस बात पर चर्चा की जाएगी कि क्या तरीका हो सकता है, क्या 4 मई से परीक्षा करवा पाना संभव हो सकेगा और अगर संभव है तो क्या उसके प्रोटोकॉल्स होंगे, किन प्रोटोकॉल्स के तहत परीक्षाएं करवाई जाएंगी और अगर संभव नहीं है तो क्या उनको परीक्षाओं को टाला जा सकता है, कितने दिनों के लिए टाला जा सकता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। एक तो ये पहले ही सरकार ने ये साफ कर दिया था कि परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं करवाई जा सकती हैं क्योंकि काफी अधिक तादाद में छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं और देश के तमाम दूर दराज के इलाकों में भी परीक्षाएं होती है। तो ऐसे में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, कनेक्टिविटी का इशू है और चूंकि ये एग्जाम्स होते हैं सब्जेक्टिव, उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन एग्जाम करवा पाना संभव नहीं था। तो सरकार ने पहले ही इस बात को नकार दिया था ऑनलाइन परीक्षा की संभावना को और ये कहा था कि ऑफलाइन यानी पेन एंड पेपर मोड में ही ये परीक्षा होगी। तो अभी की स्थिति में सीबीएसई के अधिकारी ये लगातार कह रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा करवाने के लिए तैयार है और तमाम जो सुरक्षा के एहतियाती कदम उठाते हुए परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी और परीक्षा केंद्रों की संख्या भी कोरोना के मद्देनजर ही परीक्षा केंद्रों की संख्या में भी करीब 50% की वृद्धि करने की बात सीबीएसई ने कही है। उसके अलावा जो शेड्यूल जारी किया गया था बोर्ड परीक्षाओं का, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का, तो उसमें भी ये कोविड प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करते हुए ही ये तिथियां जारी की और ये भी सुनिश्चित किया गया था कि किसी खास दिन किसी परीक्षा केंद्र पे अधिक परीक्षार्थी नहीं आ पाए, इस हिसाब से शेड्यूल जारी किया गया। मान लिया अगर किसी विषय में काफी अधिक छात्र शामिल होते हैं तो ये तय किया गया था कि उस दिन उस पाली में किसी अन्य विषय की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और कुछ दिनों में कई दिनों में 2 पालियों में यानी 2 शिफ्ट में भी परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि जो छात्रों की भीड़ है उसको स्टैगर किया जा सके, उसको एक जगह भीड़ इकट्ठा ना हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए। निशांत, आपने जैसा कि कहा कि ऑनलाइन परीक्षा का जो विकल्प है उस पर बहुत ज्यादा विचार पहले ही नहीं किया गया, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर है। मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, लग नहीं रहा है कि अगले कुछ और महीनों में भी स्थिति बेहतर की तरफ जा सकती है। ऐसे में क्या ऑनलाइन परीक्षा विकल्प के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाना चाहिए, क्योंकि 10वीं और 12वीं ये दोनों ही साल बेहद महत्वपूर्ण है। 10वीं के बाद बच्चे जो हैं वो एक नया विषय चुनते हैं और वही 12वीं के बाद बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई या हायर एजुकेशन के लिए जाना होता है। ये साल बहुत ज्यादा क्रूशल होता है स्टूडेंट्स के लिए। उसे पूरी तरह खारिज कर देना, कैंसिल कर देना, रद्द कर देना या फिर परीक्षाओं को रद्द करके बहुत ज्यादा लंबे समय तक टाला जाना, क्या ये छात्रों के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा विपरीत हो सकता है? देखिए, आपको याद होगा कि पिछले साल भी कोरोना के को देखते हुए जो स्थिति बनी थी तो परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा था कि पिछले साल मार्च महीने में जब कोरोना के मामले सामने आने शुरू हुए थे तो 18 मार्च के बाद से परीक्षा नहीं हो पाई थी, तो उसको परीक्षा को जुलाई तक के लिए टाल दिया गया था और ये निर्णय लिया गया था कि जो बची हुई परीक्षाएं हैं उनको 1 से 15 जुलाई के बीच लिया जाएगा। लेकिन जुलाई में भी परिस्थिति वैसी नहीं बन पाई तो आखिरकार परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा था और एक अल्टरनेट असेसमेंट प्रणाली सीबीएसई ने तय की, जिसके आधार पर फिर असेसमेंट, छात्रों का असेसमेंट किया गया था। तो जहां तक पहले छात्रों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना अभी ज्यादा जरूरी है, तो एक निश्चित तौर पर सीबीएसई की तरफ से एक विकल्प पर विचार किया जाएगा, क्योंकि अभी अगर ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करवानी होंगी तो उसके लिए फिर बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि अभी तक उस तरह के देश के तमाम हिस्सों में उस तरह ऑनलाइन एग्जाम करवा पाने की व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए कई तरह की तैयारियां करनी होंगी, हर जगह कंप्यूटर और सिस्टम लगाने पड़ेंगे, कनेक्टिविटी की जो इशू है उसको भी देखना पड़ेगा कि हर जगह कनेक्टिविटी है या नहीं, और सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं तो किस तरह उसको ऑनलाइन करवाया जाएगा। और दूसरी बात एक और है कि आपको मालूम है कि पिछले साल भी परीक्षाओं को करीब 3 महीने के लिए टाल दिया गया था, जुलाई तक के लिए टाला गया था।
विकल्प हो सकता है आज की मीटिंग में कि अगर एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, अगर टाला जाए तो जैसे अभी मई महीने में परीक्षाएं होनी है तो 2 महीने के लिए अगर जुलाई तक भी टाल दिया जाए तो इस ऑप्शन पर भी विचार किया जा सकता है कि बिल्कुल। जुलाई तक परीक्षाओं को टाल। जी जी और बिल्कुल इसके बाद निशांत अगर जी, सभी विकल्पों पर ध्यान देना होगा, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं, तो फिर क्या विकल्प कितने दिनों तक टाला जाए इस पर भी विचार विमर्श हो रहा होगा, क्योंकि छात्रों के भविष्य और उनकी सुरक्षा दोनों ही सवाल बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,23,36,036 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 88.92% है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.24% है। पिछले 24 घंटों में 82,339 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। पूरे ही देश में कोविड-19 टीके की अब तक 11 करोड़ 11 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। इनमें से कल 26,46,000 से ज्यादा खुराकें दी। और भारत में कोरोना जांच के क्षेत्र में भी देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल तक कोरोना वायरस की कुल 26,06,18,886 सैंपल टेस्ट किए गए। इनमें से 14,11,758 सैंपल कल टेस्ट किए गए। और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि अगर किसी को कोविड हो गया है तो वो 3 महीने बाद वैक्सीन लगवा सकता है। अगर वैक्सीन के एक डोज लेने के बाद कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो दूसरा डोज 3 महीने बाद लेना चाहिए। कोविड होता है तो हमारी जनरल गाइडलाइन है कि उसके ठीक होने के 3 महीने 12 हफ्ते के लगभग बाद वैक्सीन लगाना चाहिए। कोविड होने वाले व्यक्तियों को भी वैक्सीन लगाना चाहिए, ये हमारे गाइडलाइन में बिल्कुल क्लियर है, लगाना चाहिए। लेकिन अब आप थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं कि एक डोज मिल गई, बीच में कोविड हो गया, दूसरी डोज नहीं मिली, तो मेरा उसके ऊपर मशवरा एज अ डॉक्टर जो है वो ये है कि आप जब ठीक हुए 12 हफ्ते इंतजार कर लीजिए, उसके बाद में एक डोज आता है। कोविड पॉजिटिव को किस तरीके से डोज लेनी चाहिए, इसी पर बात कर रहे थे डॉक्टर वी.के. पॉल। और देश भर में संक्रमण का क्या हाल है, किस तरीके से उससे प्रशासन के स्तर पर निपटा जा रहा है और किस तरीके से बतौर नागरिक हमारी भूमिका है। और बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश गुप्ता, वरिष्ठ मेडिकल सलाहकार, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेश आपका। पूरे ही देश में ये साफ है, राज्यवार अगर स्थिति देखें तो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। प्रशासन अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहा है, कई जगह लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन बतौर नागरिक हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। डॉक्टर नरेश जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये अब हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी आ गया है, जानकारी भी आ गई है और ये भी मालूम पड़ गया है कि हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। लेकिन ये एक चीज जो नई उभर के आई है कि किसी भी तबके को ये नहीं मानना चाहिए कि उनको कोविड नहीं होगा। 1 साल पहले ये माना गया था कि कोविड सबको होता है, लेकिन दिक्कत जो है वो बुजुर्गों में या जिनको और बीमारियां हैं उसमें करता है। और आज की तारीख में ये देखने को आया है कि जिन लोगों को बीमारी नहीं है, जो यंग हैं, जो बच्चे हैं, उन सब में इतनी मात्रा में उभर के आ रहा है कि इसका फैलाव जो है, इसका रूप बदल गया है। कोविड वायरस स्टैटिक वायरस नहीं है, ये डायनेमिक वायरस है। ऐसी हालत में जो हमारे रूल हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्किंग के, हाइजीन के, साबुन पानी के इस्तेमाल के या जरूरत पड़े सैनिटाइजर के, वो रूल ऐसे हैं कि कोविड अपना कैसा भी रूप बदल ले उससे हमारा बचाव करेगी जी। और उससे महत्वपूर्ण चीज ये है, कोविड के अलावा उसके भाई बंद वायरस जो बीमारी करते हैं, बैक्टीरिया वायरस बीमारी करते हैं, उनसे भी बचाव करेंगे। और आज की तारीख में सिर्फ नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, पर 3 में से 2 मरीज जो आ रहे हैं वो 45 साल से नीचे यंग लोग आ रहे हैं, जो कि बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे महामारी बढ़ेगी। लेकिन उसमें एक चीज और भी है, जो यंग जनरेशन है वो बहुत अवेयर है आज की तारीख में। उनको अगर मालूम पड़ जाए तो पूरी तरह से सहमति बड़ी जरूरी है, सहमति से ये कोविड के जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पालन करेंगे। जी, आपने कहा युवा मुस्तैद है
लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यही उठ रहे हैं कि एक वर्ग जो है जो सुपर स्प्रेडर बनकर सबसे ज़्यादा कोविड संक्रमण को फैलाने में भी लगा है। मेरा सवाल यह है कि अस्पतालों में तादाद बढ़ रही है, प्रबंधन अपनी तरफ से हर भरसक कोशिश कर रहा है कि वो व्यवस्था करे, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव उस पर भी है। बतौर चिकित्सक, बतौर विशेषज्ञ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगले 2-3 महीने अगर हम अस्पतालों में प्रबंध को लेकर या देश में कोविड संक्रमण को लेकर स्थिति की बात करें, किस तरफ हम जा रहे हैं, किस तरीके की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए इलाज को लेकर? देखिए, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए उठाया है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी एक धारणा सी फैल रही है कि जो अस्पताल है उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया, और ये बात सच्ची है। आज की तारीख में वेंटिलेटर बेड्स, नॉन वेंटिलेटर बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स के ऊपर बहुत प्रेशर है, और वो इसलिए भी है कि हमारे जो नंबर आ रहे हैं देश में उभर के और प्रदेश में उभर के, वो पुराने नंबरों से दुगने हो गए हैं। इसकी हालत किसी ने सोची नहीं थी। लेकिन एक अच्छी बात जो उसमें से निकल के आ रही है कि एक तो जो लोग ऊपर जाते हैं वेंटिलेटर या आईसीयू में, उनकी नंबर कम है। दूसरी ये कि मेडिकल साइंस ने काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन कर लिया कि कैसे उनको मैनेज करना है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारी नहीं है, वो भी कई बार अस्पताल में आ जाते हैं, चलिए बचाव के लिए आ जाते हैं, तो उसमें सीरियस मरीज को बिस्तर मिलने में कठिनाई हो सकती है। और इसलिए ये जरूरी है कि जितना हमने सीख ली है 1 साल से मेडिकली और ट्रीटमेंट वाइज, उसमें जो लोग बहुत ज़्यादा ग्रस्त नहीं है, सीवियरिटी नहीं है, माइल्ड केसेस हैं, वो घर पे जो मैनेज हो सकते हैं, और घर पे अगर ऐसी सुविधा है वो वहाँ पे कर लें, नहीं तो कोविड केयर सेंटर में कर लें। हर किसी को आईसीयू बेड के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर हर कोई आईसीयू बेड के पीछे भागेगा तो हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि नंबर किस तरफ जा रहा है और कहाँ तक जाएगा, इसके बारे में ये तो सुनिश्चित है कि अभी नंबर बढ़ रहा है और अगले कुछ हफ्ते हो सकता है ये बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा, नंबर की तादाद बढ़ेगी, उसके लिए सरकार जो है मुस्तैदी से और सेटअप्स कर रही है। जैसे कि मैंने बताया, जो हल्के केस हैं, जो घर पे मैनेज नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए आसपास के जो एरियाज हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, ओपन एरियाज हैं, सपोर्ट करके पब्लिक के और प्राइवेट पार्टनरशिप में उसमें वो जनरेट कर रहे हैं कि वहाँ पे वो बनाया जाए। लेकिन पब्लिक से 2 ही चीज़ों की वो गुजारिश होती है कि एक तो आप ये देखेंगे आपको वाकई वो बेड चाहिए कि नहीं चाहिए, और नहीं तो अगर आप घर पे नहीं मैनेज कर सकते तो ऐसी जगह जाएं जिससे कि वो जो सीरियस वेंटिलेटर है या बेड है वो किसी और को मिले। दूसरा, इसका जो फैलाव है वो इतना ज्यादा है कि अगर घर में किसी को है, वो व्यक्ति कृपया करके पहले तो टेस्ट कराए, आसपास वाले टेस्ट कराएं। उसकी जरूरत इसलिए है कि अगर आप टेस्ट नहीं कराते हैं तो वो दूसरे को, जिसको किसी को फैल सकता है आपसे, आप कभी मार्केट में जाएंगे, आप कभी किसी को मिलने जाएंगे, कुछ चीज लेने जाएंगे, उससे जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और इसीलिए जो गैदरिंग्स हैं, कॉन्ग्रीगेशंस हैं, किसी भी तरह की गैदरिंग हो, किसी भी तरह की गैदरिंग हो, मैं कहता हूँ पर्सनल गैदरिंग हो, सोशल गैदरिंग हो, पब्लिक गैदरिंग हो, वो सब के ऊपर कम से कम जाएं। और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं किसी भी चीज के लिए, कम से कम समय व्यतीत करें अपना बाहर, क्योंकि जितना ज्यादा समय व्यतीत करेंगे उतना आपका रिस्क बढ़ जाएगा कोविड को कैच करने। जी, आखिरी सवाल है आपसे डॉक्टर गुप्ता, क्या सख्त और ज्यादा होने का वक्त है? जैसा कि आपने कहा पब्लिक गैदरिंग, क्या उनको पूरी तरह से बंद करने, शादी विवाह और सामाजिक जो समारोह हो रहे हैं उनको बंद करने का, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी दोबारा से विचार करने का वक्त है ये? जी बिल्कुल वक्त है ये, क्योंकि इसमें देर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसी होती है जो पॉलिटिकल डिसीजन है। जो मेडिकली है, हम लोग कहते हैं कि आप जितनी गैदरिंग कम रखेंगे और गैदरिंग में जितना कम से कम जाएंगे वो आपके लिए अच्छा है। बट इसमें एक सोशल एंगल अटैच रहता है, जिसमें कि रिलीजियस, सोशल, मैरिज, ये सब चीज़ें आती हैं, और उसके तहत एक बीच में का रास्ता ढूंढा जाता है। और उस बीच के रास्ते में हम ये एडवाइस करते हैं कि आप अवॉइड करें, और अगर जाना है तो आप पूरी तरह से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन करिए। और ये मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जितने केस हमको देखने में आ रहे हैं, अच्छी फैमिली से एक व्यक्ति किसी गैदरिंग में जाता है, किसी भी नेचर की गैदरिंग हो, आमतौर से देखा है कि वो केस लेके आता है, और फिर वो पॉजिटिव हो जाता है, फिर बाकी घर वालों को खतरा हो जाता है। तो इसमें आपको अपना डिसीजन लेना है। हर चीज के ऊपर सरकार भी नहीं थोप सकती है, लेकिन जो अननेसेसरी गैदरिंग्स हैं, जो अवॉइडेबल गैदरिंग्स हैं, वो बिल्कुल अवॉइड करी जा सकती हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में भी और बाकी प्रदेशों में भी
कर्फ्यू, जिसको कोविड कर्फ्यू कह रहे हैं, उसके हिसाब से इसको लिमिट करा जा रहा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर गुप्ता ने साफ साफ कहा है यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग से जितना हो सकता है अपने स्तर पर बचने की कोशिश करें और जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो सावधानियां, उन्हें जरूर बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता हमसे जुड़ने के। धन्यवाद। और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते स्तर को देखते हुए कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। राज्य में आज रात 8 बजे से संचारबंदी लागू होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि अगले 15 दिनों तक संचारबंदी लागू रहेगी, लेकिन इस बीच जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। पूरे राज्य में आज रात 8 बजे से धारा 144 लागू होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बिना कामकाज के आने जाने पर पाबंदी होगी। सार्वजनिक परिवहन, बस, ट्रेन और हवाई सेवा जारी रहेगी। पेट्रोल पंप, सेबी से जुड़े वित्तीय संस्थान और निर्माण कार्य जारी रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट में केवल पार्सल सुविधा की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। फिल्मों, धारावाहिकों, विज्ञापनों की शूटिंग बंद रहेगी। आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी दुकानें, मॉल, शॉपिंग सेंटर बंद रहेंगे। सभी पूजा स्थल, स्कूल और कॉलेज, निजी कोचिंग क्लासेस, नाई की दुकान, शूटिंग, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर भी 1 मई को सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 7 करोड़ लोगों को 1 महीने के लिए 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। अगले महीने जरूरतमंद लोगों को शिव भोजन थाली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। कल राज्य में 60,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। और दिल्ली में कल एक दिन में सबसे ज्यादा 13,468 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। कल कोविड से 81 लोगों की मौत भी हुई। इस समय राजधानी दिल्ली में 43,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना का उपचार चल रहा है। कल 7,972 लोगों को उपचार के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तक कुल 6,95,210 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पूरे देश में, राज्यों में संक्रमण की स्थिति बढ़ रही है। प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं संक्रमण को रोकने की, लेकिन बतौर नागरिक सभी की जिम्मेदारी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। टेस्टिंग भी की जा रही है, वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही तस्वीर साफ है कि संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कल दिल्ली में 13,000 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में भी सख्ती। तो राज्यों में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और किस तरीके से प्रशासन अपनी तरफ से तमाम सावधानियां बरत रहा है, बताने के लिए हमारे साथ मुंबई, दिल्ली और भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शिशिर हमारे साथ मुंबई से हैं, नीतेंद्र दिल्ली से और अजीत हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। नीतेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली में कल एक दिन में सबसे ज्यादा 13,000 जो मामले सामने आए हैं, कहीं ना कहीं स्थिति बहुत गंभीर है। शिशिर, आपके पास आएंगे। महाराष्ट्र में अब सख्त हो गया है प्रशासन और लॉकडाउन भी है और तमाम तरीके की नाकाबंदी और तालाबंदी की जा रही है। वहां पर लोग कितने गंभीर हैं, लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल रश्मि, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये बात स्पष्ट कर दी कि अब पूरे राज्य में कठोर प्रतिबंध जो है लगाए गए हैं उनकी सरकार की तरफ से। चूंकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आंकड़ा हर दिन 50,000 के पार जो है केसेस महाराष्ट्र में मिल रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता की विषय जरूर था राज्य सरकार के लिए। और इसीलिए हालांकि राज्य सरकार ने इससे पहले ही कहीं ना कहीं हिंट दी थी कि राज्य में जो है कठोर प्रतिबंध लगाने की सरकार सोच रही है। चूंकि पूरा लॉकडाउन होगा, क्या होगा, इसके बारे में कई सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जबकि राज्य सरकार ने इसके बारे में एक SOP जो है वो जारी की है, जिसमें साफ साफ तरफ कहा गया है कि जो लोग इसेंशियल सर्विसेज में होंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है ट्रैवल करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन बाकी अन्य लोगों को जो है वर्क फ्रॉम होम जो है वो कहा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से हमने देखा कि लॉकडाउन के चलते जो गरीब तबका था, जो गरीब लोग थे, जो व्यापार, जो मजदूर थे बेसिकली, उनको काफी दिक्कत जो पेश आती थी और ऐसे में सरकार ने इस तबके को ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। फिर चाहे वो रास्ते पर रेहड़ी टपरी लगाने वाला कोई इंसान क्यों ना हो या फिर ऑटो चलाने वाला ऑटो चालक क्यों ना हो, इन सभी को कुछ ना कुछ देने का प्रयास सरकार ने किया है। तकरीबन 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का एक पैकेज
राज्य सरकार ने कल जो है घोषित किया था, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो गरीब जो लोग हैं उनको अगर देखा जाए तो गेहूं और अनाज वो मिलेंगे 1 महीने के लिए मुफ्त। साथ ही साथ शिव भोजन थाली भी है, वो भी उनको मुहैया की जाएगी। इसके साथ साथ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनके लिए भी सरकार ने कुछ प्रावधान किए गए। तो ऐसे जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 5,000 करोड़ से ज्यादा का एक पैकेज सरकार द्वारा देने की कोशिश यहाँ पे की गई है। वही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इस पूरे कठोर प्रतिबंध में कुछ कुछ चीजें जरूर जो है वर्कआउट की जाएगी। जैसे कि मसलन देखा जाए तो होटल और रेस्टोरेंट जो कि पिछली बार पूरी तरह से बंद थे, इस बार सरकार ने कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट शुरू रहेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पार्सल जो सेवा होगी, टेक अवे सेवा होगी, वही वो दे पाएंगे। वही दूसरी ओर बात करें तो लंबी दूरी की जो गाड़ियां हैं, जो ट्रेन है, वो भी जो है महाराष्ट्र से चलेगी, लेकिन उसके लिए जो कोरोना के रूल्स दिए गए हैं उन कोविड नियमों का पालन करने की जरूरत होगी रेल प्रशासन को भी। तो ऐसे अगर देखा जाए तो कई सारे प्रबंध जो है राज्य सरकार ने किए हैं, जो कि आने वाले समय में ब्रेक द चेन ये जो इनिशिएटिव है राज्य सरकार का, उसके तहत कोरोना का ये पूरा संक्रमण जो है रोकने की कोशिश सरकार इस पूरे प्रयासों से कर रही है। चूंकि जैसे मैंने आपको कहा कि दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले 15 दिन अगर देखा जाए तो राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। और अगर ये लॉकडाउन सफल होता है तो ये कोरोना की चेन है, ये ब्रेक करने में लगता है राज्य सरकार जो है सफल हो पाएगी। बिल्कुल, और ये लॉकडाउन सफल हो उसके लिए नागरिकों की भी जिम्मेदारी होगी। भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, भोपाल में 19 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन है, लोगों की आवाजाही पर पाबंदी है, और किस तरीके से सख्ती की जा रही है वहाँ पर? देखिए, मैं आपको अपडेट कर दूं कि मध्य प्रदेश में जो है पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं है। करीब 52 में से आधे से ज्यादा जिले हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है, और उसको देखते हुए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि लोग जो है वो आवाजाही कम करें। हालांकि राज्य सरकार ने जो डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो कमेटी होती है उसको अधिकार दिया है कि वो वहां पर स्थिति का जायजा लेते हुए वहां पर, और सभी जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन, उनसे बात करके वहां पर कोरोना कर्फ्यू जो है वो लागू किया जा सकता है। तो इसको देखते हुए अभी तक मध्य प्रदेश में जो है आधे से ज्यादा जिले जो है वो कोरोना कर्फ्यू के अंदर है, वहां पर कोरोना जो कर्फ्यू लागू है वहां पर। हालांकि जो आवश्यक सेवाएं हैं वो वहां पर चल रही हैं, लेकिन फिर भी आवाजाही पूरी तरीके से बंद है और लॉकडाउन जैसी ही स्थिति यहाँ पर इस समय है। मध्य प्रदेश में जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उसमें जो है लगातार जो है जो भयावह रूप जो उसका जो है सामने आता जा रहा है। अगर हम बात करें मंगलवार शाम तक जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं उनके अनुसार करीब 9,000 जो है नए मामले जो है वो सामने आए हैं। ये अभी तक का सबसे ज्यादा जो है नए मामले हैं, जो कि अगर हम पिछले 1 साल की बात करें, जब से कोरोना पेंडेमिक आया है उसके बाद से सबसे ज्यादा एक दिन में मामले जो है मध्य प्रदेश में आए हैं। और लगातार जो प्रमुख शहर है मध्य प्रदेश के, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और के साथ जो शहर है उनको जो है, जौनपुर जो है उनको जो है वहां पर कोरोना कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, और कोशिश की जा रही है कि उसके माध्यम से उसको रोकने का प्रयास किया जाए। हालांकि इस समय अस्पतालों में काफी लंबी जो है भीड़ लगी हुई है, लगातार जो है वहां पर जो मरीज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और ऑक्सीजन कम होने की जो शिकायतें काफी ज्यादा लोगों को आ रही है, ब्रीदिंग कम होने की शिकायतें आ रही है, उसके कारण जो ऑक्सीजन की कमी का एक मामला सामने आया है। लगातार ऑक्सीजन की कमी जो है वो अस्पतालों में कम होती जा रही है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी कमी होती जा रही है। साथ ही जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको लेकर काफी मारामारी थी बीच में, काफी उसको लेकर शॉर्टेज हो गई थी, तो सरकार ने अब अपने अंदर में ले लिया है और सीधे जो है सरकार अब अस्पतालों को सप्लाई कर रही है, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही जो है उसको जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कालाबाजारी जो है वो ना हो। तो लगातार कोशिश की जा रही है कि जो इस समय जिस तरह से लगातार दूसरी लहर जो है भयावह रूप से सामने आई है, सरकार की कोशिश है कि इसको कंट्रोल किया सके, भले ही कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा कोशिश की जा रही है कि जो अस्पताल है उनमें से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अलावा जो दूसरे अस्पताल है उनको भी कोरोना हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, और साथ ही जो बेड है उनको बढ़ाया जा रहा है, जो बेड की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। वो कोशिश है कि इस लहर को जल्द काबू में किया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए अनुमान लगाया गया है कि अप्रैल के लास्ट तक में मध्य प्रदेश में अकेले 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। जी, तो निश्चित तौर पर हालात बहुत गंभीर हैं, उससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से काम भी कर रहा है, लेकिन अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमसे जुड़ने के लिए। और नितेंद्र भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। दिल्ली में कल एक दिन में सबसे ज़्यादा 13,000 मामले सामने आए हैं। किस तरीके से वहां पर निपटा जा रहा है, संक्रमण से निपटने के लिए क्या ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं? नितेंद्र, हालात बेहद गंभीर हैं और 13,000 मामले एक दिन में आना, टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं। निश्चित तौर पे दिल्ली में अगर देखें तो पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो 13,000 से ज़्यादा मामले आए हैं, जो कि रिकॉर्ड है अपने आप में। और इतनी संख्या में
केस आना चिंता का कारण बन जाता है, क्योंकि उसमें कई सारे लोग ऐसे जो गंभीर अवस्था में चले जाते हैं और ऐसे में अस्पतालों में पर लोड बढ़ता है और अस्पतालों में आईसीयू बेड की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। और दिल्ली में भी हम देखें, हालांकि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हमारे पास अस्पताल पर्याप्त मात्रा में है और बेड की कोई कमी नहीं है और आईसीयू बेड की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको अभी भी ऑक्सीजन वाले बेड नहीं मिल पा रहे हैं। कई लोग दम तोड़ दे रहे हैं जब तक मिलते मिलते देर हो जा रहा है। तो ये हालात हो गए हैं। रेमडेसिविर दवा की बात की, वहाँ भी ये हो रहा है कि कई लोगों को सही समय पर रेमडेसिविर दवा भी नहीं मिल पा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने कल स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी गया कि जो रेमडेसिविर मेडिसिन है, दवा है, वो अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वो मुहैया कराए, न कि किसी रोगी को और परिजनों को, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव दवा है। इसका बहुत ही डॉक्टरों की निगरानी में इसका इलाज होता है, इस दवा को दिया जाता है। ऐसे में जरूरत है कि सिर्फ अस्पताल के जरिए ही मिले, लेकिन हकीकत ये ग्राउंड लेवल पे कि कई अस्पताल मरीज के तीमारदारों को बोलते हैं कि आप जाकर के दवा की व्यवस्था करिए, जिसमें कालाबाजारी बहुत से हो रही है। तो ये भी एक फैक्ट है जो सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात है रजनी की, लोगों को अभी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क लगाना बहुत जरूरी है, बेवजह कहीं भीड़ में न जाए, किसी बाजार में न जाए। मैंने देखा है कि दुकानदार भी मास्क नहीं लगाते हैं अगर दुकान वो खोलते हैं, या फिर मार्केट में लोग जाते हैं तो वो भी प्रॉपर तरीके से मास्क अभी भी नहीं लगा रहे हैं। तो इसका एक खतरनाक रूप देखने को मिलेगा। संक्रमित होंगे तो बेड नहीं मिलेगा आने वाले दिनों में, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, प्रशासन अपनी तरफ से गंभीर है, लेकिन लोगों को इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर, संजीदा और ईमानदार होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में आज से देश में पहली बार नगर निगम और न्यूबर्ग सुपरटेक प्रयोगशालाओं के बीच एक संयुक्त उद्यम ने ड्राइव थ्रू RT-PCR परीक्षण शुरू किया है। कोरोना नमूनों को एकत्रित करने के लिए ये वाहन आज सुबह जल्दी पहुंच गए। इसे परीक्षण के लिए निजी प्रयोगशालाओं में कतार में लगे लोगों की संख्या को कम करने के लिए स्थापित किया गया है। टेस्ट के लिए आने वालों ने सबसे पहले लैब द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल में QR कोड स्कैन किया। मोबाइल को स्कैन करने और उनकी सारी जानकारी दर्ज होने के बाद वाहन अंदर संग्रह केंद्र में गया। संदिग्ध व्यक्ति का सैंपल PPE किट पहले एक व्यक्ति ने लिया और कार से बाहर निकाले जाने के बाद उन्होंने ये परीक्षण लिया। परीक्षण के लिए सुबह 8 बजे से लगभग 50 वाहनों में लोग पहुंचे। लोग सिर्फ 5 मिनट में सैंपल देकर लौट गए। न्यूबर्ग सुपरटेक प्रयोगशाला द्वारा लगभग 10 संग्रह केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा वॉकिंग टेस्ट सेंटर भी बनाए गए हैं, जहां लोग टेस्ट करवाने के लिए लाइन में खड़े थे। और पूरे देश के साथ ही बिहार में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर पटना नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। जो भी वाहन इनकम टैक्स चौराहे से गुजर रहा है, सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। रोड पर चल रहे सभी वाहन के साथ साथ सभी दुकान, पुलिस बूथ और ATM सभी जगह सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना का संक्रमण खत्म हो सके। वहीं पटना नगर निगम के सफाई कर्मी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी जगहों को सैनिटाइज कर रहे हैं और 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं। और अब बात ताजा खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विश्वविद्यालय संघ की 95वीं वार्षिक बैठक और कुलपतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। लोकतंत्र हमारी सभ्यता, हमारे तौर तरीकों का एक हिस्सा रहा है। आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतांत्रिक विरासत को मजबूत कर आगे बढ़े। बाबा साहेब ने इसका मजबूत आधार देश को दिया। डेमोक्रेसी हमारी सभ्यता, हमारे तौर तरीकों का, एक प्रकार से हमारी जीवन पद्धति का एक महज हिस्सा रहा है। आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतांत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे बढ़े। बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया। बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें एहसास होता है वो एक
यूनिवर्सल विजन के व्यक्ति थे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक भविष्यवादी होने के साथ साथ वैश्विक मापदंडों के अनुरूप है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन के मूल्यों को इस नीति में शामिल किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है, ग्लोबल पैरामीटर्स की पॉलिसी है। आप सभी विद्वज्जन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बारीकियों से परिचित हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने एजुकेशन के जिन पर्पज की बात कही थी, वही इस पॉलिसी के कोर में दिखता है। उन्होंने आगे कहा कि अब दुनिया भारत को एक फ्यूचर सेंटर के रूप में देखती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। आज दुनिया में भारत फ्यूचर सेंटर के रूप में देखा जा रहा है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए देश लगातार बड़े कदम भी उठा रहा है। देश के 3 बड़े शहरों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना की जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख आज केंद्रीय जांच ब्यूरो के सामने पेश हुए। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह और निलंबित अधिकारी सचिन वाजे द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया है। देशमुख सुबह करीब 10 बजे उपनगर सांता क्रूज में डीआरडीओ के अतिथि गृह पहुंचे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते सीबीआई को देशमुख के खिलाफ सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच करने के निर्देश दिए थे। और मुंबई से और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, क्या अपडेट है? किस तरीके की पूछताछ आगे बढ़ रही है अनिल देशमुख से? रजनी, 5 अप्रैल को जो बॉम्बे उच्च न्यायालय का जजमेंट आया था, उसके बाद ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू हुई थी और उसके तहत सीबीआई पहले जो अलग अलग इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब परमवीर सिंह हैं, सचिन वाजे हैं और भी कई अन्य लोग हैं जो पिटिशनर हैं, जयश्री पाटिल वो हैं, इन सभी का स्टेटमेंट जो है सीबीआई ने रिकॉर्ड किया था और इसके बाद सोमवार को समन जारी किया गया था अनिल देशमुख को हाजिर होने के लिए। और अभी जो आप डीआरडीओ गेस्ट हाउस देख रहे हैं हमारे पीछे, यहाँ पे करीब 10 बजे जो है अनिल देशमुख यहाँ पे आए हैं और अभी फिलहाल जो पूछताछ है वो अभी जारी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर या सीबीआई की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है कि अभी पूछताछ में क्या है, क्योंकि ये बेसिकली प्रारंभिक चरण की पूछताछ है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके बाद भी पूछताछ का अगला चरण जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि जो भी एजेंसीज अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, क्योंकि इससे जुड़े हुए 2-3 और भी मामले हैं जिसकी जांच एनआईए फिलहाल कर रही है, तो वो जो है कई दौर की जो पूछताछ है वो फिलहाल जो है जारी है। आज पहला दिन है जब अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपये जो है का एक टारगेट दिया था सचिन वाजे को, जो कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है मुंबई पुलिस का। उनको ये टारगेट दिया गया था कि वो 100 करोड़ रुपया जो बार और रेस्टोरेंट है यहाँ से, वहाँ से एक्सटॉर्ट करके लाएं। और बाद में ये चीज़ें जब ये तब सामने आई थी, ये पूरा मामला तब सामने आया था जब विधानसभा के जो यहाँ पे जो अपोजिशन के लीडर हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस मामले को सदन में उठाया था और फिर सचिन वाजे के खिलाफ जांच हुई थी, जो कि शुरुआत में जो है वो एटीएस ने जांच की थी, फिर बाद में उस मामले को एनआईए में डाला गया। इसी बीच में जब परमवीर सिंह का तबादला कर दिया गया था, तो परमवीर सिंह ने 20 तारीख को ये चिट्ठी लिखी थी, 20 मार्च को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद हालांकि सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं लिया गया था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि आप वापस बॉम्बे उच्च न्यायालय जाइए। और फिर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 5 अप्रैल को जो चीफ जस्टिस हैं यहाँ के दीपंकर दत्ता और जीएस कुलकर्णी जो यहाँ के जस्टिस हैं, इन दोनों की बेंच ने ये सुनवाई की थी। उन्होंने माना था कि इस मामले में जो गृह मंत्री की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए और 15 दिनों का समय दिया था सीबीआई को, उसी के तहत जो है वो आज जांच हो रही है। आज जो इनका जो रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट है वो आज यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। जी योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी। और अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुंबई के दादर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थली चैत्य भूमि पर सुबह से लोग उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने श्रद्धांजलि देते हुए कोरोना महामारी के कारण एक समय में 5 से ज्यादा अनुयायियों के जमा होने पर रोक लगाई है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बाबा साहेब पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अंबेडकर जयंती पर मुंबई में चैत्य भूमि पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर याद किया है। ट्वीट पर दिए अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। डॉक्टर अंबेडकर ने समतामूलक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। आज हम उनके जीवन तथा विचारों से शिक्षा ग्रहण करके उनके आदर्शों को अपने आचरण में ढालने का संकल्प लें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अंबेडकर जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने ऐसा संविधान भेंट किया जो आज 70 साल बाद भी हमारा सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक है। भारत के संविधान के कारण ही भारत लोकतंत्र सशक्त हुआ है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने बाबा साहेब को सिर्फ दलित आइकॉन की तरह ही नहीं देखा। बाबा साहेब एक महान लेखक, बुद्धिजीवी और सदैव अपनी जड़ों से जुड़े रहने वाले व्यक्ति थे। दुनिया के अन्य बुद्धिजीवियों में बाबा साहेब का नाम आता है। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पश्चिम बंगाल के अंबेडकर जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित समाज को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिससे कि आज वे न केवल रोजगार हासिल कर रहे हैं बल्कि रोजगार देने वाले भी बन गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन पर आयोजित एक समारोह को संबोधित किया। पेरिस से ग्लासगो तक जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक एक्शन को तेज करने के विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत पेरिस संधि पर बात करने वाला एकमात्र G20 देश है। हमने जितना वादा किया था उससे ज्यादा करके दिखाया है। I am very happy to report that India is the only G20 country to walk the talk on Paris Agreement. United Nations Environment Programme, UNEP, Climate Tracker, Climate Performance Index, all such surveys have adjudged India one of the best countries on performance from 2015 to 2020. Many countries have forgotten their pre-2020 commitments. We have done more than what we promised. यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। घर की सारी चीजें महंगी हो जरूरी है, उम्दा हो बहुत जरूरी है, लेकिन घर का जो सीमेंट है ना वो बहुत उम्दा होना चाहिए। जैसे वंडर सीमेंट, भाई उसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं वर्ल्ड में। आप हमारे मेरा कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वकील हूँ। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार आज दोपहर बाद समाप्त हो जाएगा। आयोग ने इस चरण के लिए मतदान शुरू होने से 72 घंटे पहले प्रचार बंद कर देने के निर्देश दिए थे। इस चरण में राज्य के 6 जिलों की 45 सीटों के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज जलपाईगुड़ी और नादिया जिले में रैलियों में शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में ममता बनर्जी के प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लगा दी थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और मिथुन चक्रवर्ती भी आज रोड शो और बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 17 अप्रैल को बंगाल के 6 जिलों उत्तर 24 परगना, दार्जिलिंग, नादिया, पूर्वी बर्दवान, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग की कुल 45 सीटों पर चुनाव होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बनगांव उत्तर में रोड शो किया। रोड शो में भारी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दी। जेपी नड्डा आज इसके अलावा कटवा और जमालपुर में 2 चुनावी जनसभा भी करेंगे। साथ ही उनका आसनसोल में 2 हॉल मीटिंग करने का भी कार्यक्रम है।
और आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार पश्चिम बंगाल में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज दिनाजपुर के ग्वालपोखर और दार्जिलिंग के माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी में जनसभा करेंगे। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, जो दोपहर बाद खत्म हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए अजय विक्रम सिंह रायगंज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, आज महत्वपूर्ण दिन है, आज दोपहर बाद प्रचार खत्म हो जाएगा। 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है, बड़ा महत्वपूर्ण है चरण भाजपा समेत तमाम दलों के लिए। जी बिल्कुल, अगर हम जो 5वां चरण है उसके चुनाव की बात करें और उसके महत्व की बात करें तो उसके लिहाज से उत्तर बंगाल का जो इलाका है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना काफ़ी संभावनाएं देख रही है। जंगल महल और उत्तर बंगाल का जो इलाका था यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। तो इस लिहाज से आप जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री लगातार इस इलाके में अपनी रैली किए, पिछले 2 दिनों तक लगातार गृहमंत्री यहाँ पर मौजूद रहे। उसके साथ ही साथ ममता बनर्जी भी लगातार इस इलाके में प्रचार कर रही हैं। आज राहुल गांधी भी दिनाजपुर के इलाके में अपना प्रचार कर रहे हैं। तो उस लिहाज से ये समझा जा सकता है कि महत्व सभी दलों के लिए है, लेकिन जो स्टेक पर है, जो दांव पर है, वो ममता बनर्जी की अपनी जो सीटें हैं वो बचाए रखने की है, क्योंकि 2016 में ममता बनर्जी ने यहाँ से बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन वहीं 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की 7 लोकसभा सीटों में 6 लोकसभा सीट जीत ली थी। इस लिहाज से इन दोनों दलों के बीच में जो प्रचार के लिहाज से काफ़ी तगड़ा मुकाबला चल रहा है। इसके अलावा सबसे अहम बात अभी जो चुनावी चर्चा और यहाँ का जो माहौल है उसके लिहाज से यही हो रहा है कि 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म होना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कूच बिहार के इलाके में जिस तरह की घटना हुई उसको देखते हुए एक सुरक्षात्मक उपाय चुनाव आयोग ने किया है कि ऐसी घटना ना होने पाए। दूसरी बात, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अतिरिक्त टुकड़ियां मंगाई गई हैं और ये भी कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बूथ पर नज़र रखी जाए और पेट्रोलिंग के लिए भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई है, जिससे कि किसी तरह की अप्रिय घटना ना होने पाए। ममता बनर्जी के ऊपर चुनाव प्रचार की रोक लगी थी कल रात 8 बजे तक। कल रात 8 बजे के बाद ही सही उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था, लेकिन उनको आज बस दोपहर बाद तक का समय है चुनाव प्रचार का। उसके बाद जनता को तय करना है कि इस इलाके में क्या होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उत्तर बंगाल के इस इलाके में जो अब जितने भी चुनाव हैं उसके हिसाब से ही है कि उत्तर बंगाल और जंगल महल के इलाके में जो पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है, सत्ता की ओर उसका रास्ता प्रशस्त होता है। जी निश्चित तौर पर, इसीलिए 5वें चरण का जो चुनाव है वो टीएमसी समेत तमाम दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमसे जुड़ने के लिए। और केरल में आज विशु का पर्व मनाया जा रहा है। विशु केरल वासियों के लिए नववर्ष का दिन है। ये पर्व मलयालम महीने मेडम की पहली तारीख को मनाया जाता है। इस दिन से केरल राज्य में धान की बुआई का कार्य शुरू कर दिया जाता है। इस त्योहार को केरल में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। मेष संक्रांति यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से केरल में नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। इस दिन नए पंचांग की पूजा कर उसे लोगों के बीच में पढ़ा जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लेकर कोच्चि तक लोग नए साल को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और तमिलनाडु में भी आज नववर्ष का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसे पुत्तांडु कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के सौर चक्र के साथ ये पारंपरिक तमिल नए साल का पहला दिन है और इसलिए तमिलनाडु में आज सार्वजनिक अवकाश है। नया साल तमिल सौर कैलेंडर के पहले महीने चित्तराई से शुरू होता है। तमिलनाडु में लोग घर की साफ सफाई करने के बाद अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं और मंदिरों की यात्रा कर दिन की शुरुआत करते हैं। वे परिवार के बड़ों को उनके सम्मान का भुगतान करने के बाद अपने सबसे अच्छे पारंपरिक कपड़ों में स्वादिष्ट तैयारियों का प्रसार करने के लिए बैठते हैं। आज इसी के चलते सुबह से ही चेन्नई में भी लोग तैयार होकर मलयापुर के कपालीश्वर मंदिर और वड़पल्ली के मुरुगन मंदिर समेत अन्य मंदिरों में पहुंचे और पूजा अर्चना की। जबकि दुनिया भर के तमिल पुथुंडू मनाते हैं, भारत भर में कई अन्य समुदाय भी एक ही दिन अपना पारंपरिक नया साल मनाते हैं। ये केरल में लोगों के लिए विशु, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी और पश्चिम बंगाल में पोहेला बोईशाख है। असम में बोहाग बिहू का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस त्योहार के साथ असम में नए साल की शुरुआत मानी जाती है। ये पर्व मुख्य रूप से किसान वर्ग को समर्पित है, इसलिए इस त्योहार को फसलों का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार के साथ असम में नए साल की शुरुआत मानी जाती है, इसीलिए किसान यहाँ पर धूमधाम से इस त्योहार को मनाते नजर आ रहे हैं। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाए हुए हैं।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक पूरी दुनिया में 13 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं, जिसमें से 11 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से 29 लाख 71 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां अब तक 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 5 लाख 77 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जॉनसन एंड जॉनसन की खुराक वाले कोविड-19 के टीके पर लगी रोक से संबंधित चिंताओं को दूर करते हुए कहा है कि इससे अमेरिकी जनता को टीका लगाने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होगी। बाइडेन ने यह भी कहा कि फाइजर और मॉडर्ना के टीकों के साथ जॉनसन एंड जॉनसन के टीके जैसी समस्या नहीं है और इन दो टीकों की 60 करोड़ खुराकें उपलब्ध है। अमेरिकी संघीय स्वास्थ्य एजेंसी ने टीकाकरण के कुछ दिनों बाद 6 महिलाओं में खून के थक्के जमने और उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन के टीकों पर रोक लगा दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि सभी नागरिकों को कोरोना टीके की देश में पर्याप्त खुराक मौजूद है। वहीं अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने कोरोना टीकों के उत्पादन को बढ़ा दिया है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि अमेरिका को मई के आखिर तक संभावित टीकों की खुराक से 10% खुराक देने में कंपनी सक्षम होगी। जॉनसन एंड जॉनसन टीके पर अस्थायी रोक के मद्देनजर कंपनी ने बयान जारी कर ये जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि देश में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जहां पर सभी वयस्कों में से आधे ने कोरोना टीके की कम से कम एक खुराक पा ली है। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की दुनिया से हमें जोड़ रहे हैं अशोक मारतोलिया। शुक्रिया रजनी। स्पोर्ट्स प्राइम में खबरों की शुरुआत करते हैं बॉक्सिंग से। भारत ने पोलैंड के किस्ले में चल रही युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीत के साथ शुरुआत की है। भारत की तरफ से 57 किलोग्राम भार वर्ग में विंका ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में अपने पहले दौर के मुकाबले में आसान जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पूनम ने कोलंबिया की वालेरिया मेंडोजा को 5-0 से हराया, जबकि विंका ने रूस की दारिया पेंटेलिवा को 3-2 से शिकस्त देकर अंतिम 16 में स्थान बनाने में सफल रही। अब बात करते हैं फुटबॉल की। भारत में पहली बार AFC चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होगा। महाद्वीप की शीर्ष फुटबॉल क्लब प्रतियोगिता के ग्रुप चरण में भारत की तरफ से AFC गोवा एकमात्र टीम है जो हिस्सा लेगी। AFC गोवा की टीम आज रात 10:30 बजे कतर की अल रैयान की टीम से भिड़ेगी। यह मैच फुतौर्दा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर होगा। एक तरह का चैंपियंस लीग है, लेकिन यूरोप में खेले जाने वाली चैंपियंस लीग से अलग है। इसी चैंपियंस लीग का एशियन वर्जन कहा जा सकता है और AFC गोवा की तरफ से पहली टीम है जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। जीतने वाली टीम को 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पिछली बार की चैंपियंस लीग की विजेता बायर्न म्यूनिख का इस साल चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में ही सफर समाप्त हो गया। क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग के मुकाबले में हालांकि वो पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हराने में कामयाब रही, लेकिन पहले लेग में PSG को 3-2 से मिली जीत थी। इस कारण एग्रीगेट स्कोर 3-3 रहा। अब PSG को 3 अवे गोल का फायदा मिला और इसी जीत के आधार पर उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया और वो सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। कल खेले गए एकमात्र मुकाबले में बायर्न म्यूनिख की तरफ से चौम्पो-मोटिंग ने पहला गोल किया। बात करते हैं क्रिकेट की। आज IPL 2021 का छठा मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में हैदराबाद और बेंगलोर की टीमें आमने सामने होंगी। एक तरफ जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जिसने अपना पहला मुकाबला 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीता था, तो वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहला मैच गंवा दिया था। ये मुकाबला आज चेन्नई में खेला जाएगा। तो स्पोर्ट्स प्राइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। दक्षिण फ्लोरिडा और बहामास का आसमान सोमवार की रात को उल्का की रोशनी से जगमगा उठा। सुरक्षा कैमरे और प्रत्यक्षदर्शी इस पल को अपने कैमरे में कैद करने में कामयाब रहे, जब क्षुद्र ग्रह तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में गिर रहे थे और जलने के कारण इनमें से प्रकाश देखने को मिला। सनशाइन राज्य के अटलांटिक तट पर उल्का को GOES 16 भूस्थानिक लाइटनिंग मैप पर भी देखा गया।
और दक्षिण फ्लोरिडा के आसमान में ये नज़ारा दिखा और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर। ये खबर है सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा टल गई है। आज बड़ी अहम बैठक थी प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के साथ और माना जा रहा था कि ये परीक्षाएं टलेंगी। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत सौरभ जुड़ गए हैं। निशांत, जैसा कि माना जा रहा था कि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, एहतियाती तौर पर परीक्षाओं को टाल दिया गया है। जी निशांत। रजनी, देखिए परीक्षाएं जो 10वीं की परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं और 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है। आपने जो कहा उसमें संशोधन करना चाहूंगा। जो 10वीं की परीक्षाएं हैं वो कैंसिल्ड हो गई हैं, जो कि 4 मई से होने वाली थी 10वीं की परीक्षाएं वो रद्द कर दी गई हैं और 12वीं की परीक्षाएं जो कि 4 मई से होने वाली थी उनको पोस्टपोन किया गया है। और 12वीं की परीक्षाएं अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके मद्देनजर उसको पोस्टपोन किया गया है और स्थिति की समीक्षा की जाएगी। 1 जून को फिर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी, सीबीएसई के द्वारा फिर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि बाद में ये परीक्षाएं हो सकती है या नहीं। और एग्जाम अगर होंगे भी तो कम से कम 15 दिन पहले छात्रों को इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो सीबीएसई 1 जून को स्थिति की समीक्षा करेगा और फिर ये निर्णय लिया जाएगा। और 10वीं की परीक्षा का जहां तक सवाल है तो ये भी 4 मई से शुरू होने वाली थी, इनको कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि 10वीं की परीक्षा अब नहीं होगी। और 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, छात्रों का जो असेसमेंट होगा उसके लिए एक सीबीएसई एक मैकेनिज्म तैयार करेगा, एक क्राइटेरिया तैयार करेगा कि किस आधार पर छात्रों का असेसमेंट किया जाना है। और अगर कोई छात्र अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होता है तो उनको एक मौका दिया जाएगा कि वो बाद में एक अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और जब स्थिति सामान्य हो या कंड्यूसिव हो जाएगा परीक्षा आयोजित करने के लिए, तब वो अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम में बैठ सकता है। तो अभी की स्थिति ये है कि जो 10वीं की परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं और 12वीं की परीक्षाएं जो है उनको टाल दिया गया है। जी, तो बिल्कुल स्थिति यहाँ पर साफ है कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द यानी कैंसिल हुई हैं, 12वीं की परीक्षा पोस्टपोन हुई है, टाल दी गई है, जिसकी तिथि की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। जून में एक समीक्षा बैठक होगी, समीक्षा के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से उन परीक्षाओं की अगली तिथि घोषित की जाए। लेकिन 10वीं की परीक्षा यहाँ पर रद्द कर दी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत सौरभ जुड़े हुए हैं। निशांत, 10वीं की परीक्षा जो रद्द हुई है, अब क्या क्राइटेरिया होगा छात्रों के रिजल्ट का? देखिए, बिल्कुल अभी जैसा आपको मालूम है कि आज ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें इस वर्तमान परिस्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और तमाम सीबीएसई के बोर्ड के तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और तब ये निर्णय लिया गया है। तो अभी सीबीएसई को वक्त दिया गया है कि वो एक क्राइटेरिया तय करें और उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अभी इस पर यह निर्णय नहीं लिया गया है क्या क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया सीबीएसई तय करेगी और उसके बाद छात्रों को इसकी सूचना दी जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले साल भी परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। हालांकि उस समय ये हुआ था कि कुछ विषयों की परीक्षाएं हो चुकी थी और जो बची हुई विषयों की परीक्षा रद्द हुई थी। तो ऐसे में जो जिन विषयों की परीक्षा छात्रों ने दी थी उसके औसत के आधार पर बाकी बचे हुए विषयों में अंक दिए गए थे छात्रों को। तो ये एक अल्टरनेट सिस्टम जो असेसमेंट सिस्टम तैयार किया गया था, वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली तय की गई थी सीबीएसई की तरफ से, क्योंकि पिछले साल कुछ विषयों की परीक्षाएं हो चुकी थी और उनके औसत के आधार पर छात्रों को अंक दिए गए थे बाकी बचे हुए विषयों में। इस साल क्या सिस्टम होगा उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सीबीएसई को कहा गया है कि वो एक मूल्यांकन नीति लेके आए और एक प्रणाली तैयार करे कि कैसे वो छात्रों का असेसमेंट करेगी। तो उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर एक काफी बड़ी खबर है, क्योंकि अभी जो परिस्थिति है कोविड के मद्देनजर बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही थी कि परीक्षाओं को आयोजित करवाया जा, चुकी जो मामले हैं कोरोना के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण निर्णय है छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सरकार की निश्चित तौर पर प्राथमिकता जो है वो छात्रों की सेहत और उनके सेफ्टी को ध्यान में रखना सबसे जरूरी है। तो ऐसे में ये जो निर्णय लिया गया है
वो छात्रों के सेफ्टी को सुनिश्चित करने के मकसद से ही लिया गया जी है। बिल्कुल, और छात्रों की सेहत ही नहीं, स्कूल के जो शिक्षक हैं उनकी सेहत भी बहुत ज्यादा दांव पर शायद इसमें लग रही थी, और अभिभावकों की तरफ से भी प्रेशर था, और इसीलिए 10वीं की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा, उन्हें टाला गया है। निशांत, अभी परीक्षा की तिथि को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जैसा कि हम पूर्व में भी आपसे बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से ऑनलाइन परीक्षा कोई विकल्प था ही नहीं, उसके ऊपर विचार विमर्श क्या हुआ, क्या उसके ऊपर बातचीत हुई, लेकिन जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे कि शायद ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए देश अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अभी बहुत सारी चीजें तय करनी होंगी, क्योंकि उसके लिए देश के दूर दराज के इलाकों में पूरी व्यवस्था करनी होगी, कंप्यूटर की व्यवस्था करनी होगी, और उस तरह से कनेक्टिविटी देखना होगा कि हर जगह कनेक्टिविटी है कि नहीं, और जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं इन विषयों इन परीक्षाओं में, तो उसका किस तरह से ऑनलाइन करवाया जा सके, क्योंकि इतने कम अवधि में ऑफलाइन से ऑनलाइन में स्विच ओवर करना ये काफी मुश्किल काम है रजनी, तो इतनी जल्दी इसको करवाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में एक ऑनलाइन विकल्प को सरकार ने पहले ही खारिज कर दिया था कि इतने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन, इतने बड़े पैमाने पर छात्र इतनी बड़ी संख्या में इन दोनों परीक्षाओं में शामिल होते हैं, 30 लाख से अधिक छात्र शामिल होते हैं, तो उसके लिए काफी तैयारियां करनी होंगी ऑनलाइन परीक्षा के लिए। तो वो विकल्प अभी तो फिलहाल नहीं है, यही वजह है कि जो 10वीं की परीक्षाएं जो कि 12वीं की परीक्षा को इसलिए टाला गया क्योंकि वो छात्रों के एडवांसमेंट के लिए, फ्यूचर करियर के लिए काफी जरूरी होता है, इसलिए अभी उनको रद्द नहीं किया गया है। लेकिन 10वीं में चूंकि छात्रों को 11वीं में प्रमोट करना होता है, तो वो उस हिसाब से 12वीं की तरह उतना महत्वपूर्ण परीक्षा नहीं होती है। हालांकि परीक्षा तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन 12वीं की परीक्षा जितनी महत्वपूर्ण होती है उतनी नहीं है। तो ऐसे में 10वीं की परीक्षा को टाल दिया गया और छात्रों को एक वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर मूल्यांकन कर उनको 11वीं में प्रमोट कर दिया जाएगा। और 12वीं की परीक्षा चूंकि आपको मालूम है कि उनको आगे उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को जाना होता है, विश्वविद्यालयों में दाखिला लेना होता है, कई तकनीकी शिक्षा संस्थानों में दाखिला होता है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, यहाँ तक कि छात्र विदेश भी जाते हैं ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, उसके लिए उनको 12वीं के अंक की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अभी फिलहाल ये निर्णय लिया गया है कि 12वीं की परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि अभी फिलहाल के लिए उसको पोस्टपोन किया गया है, और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और मई तक ये देखा जाएगा कि किस तरह कोरोना की स्थिति बनती है। 1 जून को फिर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी कि उस समय क्या स्थिति बन रही है, और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि कब एक अनुकूल माहौल है 12वीं की परीक्षाएं करवाने का, और तब ये निर्णय लिया जाएगा। अगर परिस्थिति बनेगी तो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, और छात्रों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि समय रहते ही तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। उनको उचित वक्त मिलेगा बिल्कुल अपने आप को तैयार करने का, कम से कम 15 दिन का वक्त मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये जो अभी जो ये निर्णय लिया गया है वो छात्रों के हित में सबसे बेहतर निर्णय है। जी निशांत, अब उस वर्ग की बात कर लेते हैं जिससे ये मसला पूरी तरह से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। छात्रों की बात कर लेते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, क्योंकि अभी फैसला आया है, बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, लेकिन फिर भी बहुत दिनों से बोर्ड परीक्षाओं की छात्र तैयारी करते हैं और मुश्किल वक्त था, पूरे साल टीचर्स के साथ मुलाकात नहीं हो पाती, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, और महत्वपूर्ण है ये साल, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं हो। 10वीं के बाद विषय चुनना होता है, 12वीं के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाना होता है। तो किस तरीके की आप प्रतिक्रियाएं पाते हैं, या उससे पहले भी अगर आप बातचीत कर रहे थे छात्रों से, किस तरीके की वो सोच रखते हैं परीक्षाओं को लेकर? क्या परीक्षा टलना चाहिए था या फिर वो तैयार थे इसके लिए? देखिए रजनी, अभी जो इस साल 2021 में जो छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए काफी मुश्किलों वाला साल रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी से यही छात्र हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। क्योंकि पूरे साल, तो जो पिछले साल 1 अप्रैल में जो सेशन शुरू होता है वो पूरे साल उनको ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी पड़ी, उन्होंने क्लासरूम की पढ़ाई नहीं की और ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी पड़ी उनको। तो उनके लिए काफी ये एक मुश्किल है, क्योंकि जो क्लासरूम की पढ़ाई होती है वो अलग पढ़ाई होती है और ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका अलग होता है। तो हालांकि छात्रों ने अपने आप को ऑनलाइन पढ़ाई के हिसाब से ढाल लिया, लेकिन
लेकिन फिर भी उनके लिए ये काफी मुश्किल रहा और यही वजह रही कि सरकार ने उनको राहत, सीबीएसई ने उनको राहत देते हुए जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस साल आयोजित हो रही है उसके सिलेबस में भी 30% तक कटौती की थी, ताकि छात्रों को किसी विपरीत परिस्थिति से न गुजरना पड़े और जो उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। यही वजह थी कि 30% तक सिलेबस में कटौती भी की गई थी छात्रों को राहत देते हुए, और छात्र जो तैयारी कर रहे थे वो इसी हिसाब से तैयारी कर रहे थे। और जो परीक्षाओं की तिथि की घोषणा भी की गई थी तो वो 31 दिसंबर को ही, यानी कि 4 महीने पहले ही तिथियों की घोषणा कर दी गई थी, ताकि छात्र बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सके और उन्हें तैयारी का काफी वक्त मिल सके। अमूमन इतने दिन पहले तिथियों की घोषणा होती नहीं है रजनी, लेकिन इस साल चूंकि विशेष परिस्थिति थी, ऐसे में 4 महीने पहले ही तिथियों की घोषणा कर दी गई थी छात्रों के लिए। तो छात्र बिल्कुल इस निर्णय से खुश थे और छात्र तैयारी भी कर रहे थे, और जाहिर तौर पर जो छात्र तैयारी करते हैं वो चाहते हैं कि वो परीक्षाओं में शामिल हो, उनकी जिनकी तैयारी होती है वो परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। और कई छात्रों से बात हुई थी तो वो परीक्षा देना चाह रहे थे, मतलब वैसे छात्र जो परीक्षा देना चाह रहे थे उनकी संख्या काफी अधिक थी। तो लेकिन अब जिस तरह की परिस्थिति बनी है, ऐसे में उनकी सेहत और उनकी सेफ्टी को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर परीक्षा केंद्र पे मान लिया कि काफी अधिक तादाद में छात्र पहुंचते हैं वहां पर, और काफी स्टाफ भी होते हैं जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाने जाते हैं, टीचर्स भी होते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाने जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई स्टाफ भी अगर संक्रमित हो गया या टीचर भी कोई संक्रमित हो गया तो ऐसे में कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती थी। और अगर कोई छात्र संक्रमित हो जाता है तो और जो छात्र हैं उनके लिए भी ये खतरा था। तो ऐसे में भले छात्रों को निराशा हुई होगी कि उन्होंने तैयारी अच्छी की थी, साल भर अच्छी तैयारी की है और उनके करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, और एक एग्जाम जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण पड़ाव होता है छात्रों के लिए। जी निशान। तो ऐसे में छात्रों को निश्चित तौर पर थोड़ी निराशा भी हुई होगी, लेकिन ये जो निर्णय लिया गया है वो निश्चित तौर पर उनके हित में निर्णय है, क्योंकि सरकार निश्चित तौर पर उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती है। क्योंकि अगर परीक्षा केंद्र पर अगर कुछ भी छात्र पॉजिटिव आ गए, कोरोना संक्रमित पाए गए, तो उससे बाकी जो छात्र हैं वो प्रभावित होंगे, और बाद के विषयों की परीक्षा होगी तो उसमें वो फिर शामिल नहीं हो पाते अगर वो संक्रमित हो जाते। निश्चित रूप से निशांत, छात्रों का जो भविष्य है वो तो है ही प्रायोरिटी में, लेकिन उनकी सेहत भी हमारी प्राथमिकता सूची में है, सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। और इसीलिए शायद यही सोचकर 12वीं की परीक्षाएं जो है वो आगे टाली गई हैं और 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 12वीं की परीक्षाएं आगे कब होंगी इसको लेकर 1 जून को एक समीक्षा बैठक होगी और 15 दिन पहले छात्रों को इसके बारे में सूचना दी जाएगी। तो इस समाचार को लेकर, इस विषय को लेकर फिलहाल ये अपडेट है कि 12वीं की परीक्षा टाल दी गई है आगे के लिए, और 10वीं की परीक्षा, बोर्ड परीक्षा सीबीएसई की रद्द कर दी गई है। तो आज मिड डे प्राइम में इतना ही। आगे देखिए डॉक्टर स्पीक ज्योतिका के साथ। नमस्कार।